ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर ये हमारा लेक्चर 5 है। यहाँ पे हम वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू फाइंड म्यू। अब हम लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर में हम जो कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम करने वाले हैं वैसी ही चीजें जेई एडवांस में जो रैंक 500 और 5000 बीच का जो फासला है वो तय करती है। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर में क्या क्या है। पहले तो एक्सपेरिमेंटल मेथड देखेंगे टू मेजर म्यू, और दो मेथड होते हैं, एक कॉन्केव मिरर मेथड और एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मेथड। आसान है। उसके बाद लेक्चर का जो मेन थ्रस्ट है वो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे ना आपको कैलकुलस लगाना होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन और सिंपल सा इंटीग्रेशन। छोटी सी चीज है लेकिन फार फेचिंग रिवॉर्ड लाते हैं। जैसे जेई एडवांस में तो ये पूछेंगे, आपका यही स्किल है कि आप इंटीग्रल सेटअप कर पाते हो कि नहीं। होता क्या है कि जब म्यू वेरी होता है तब स्ट्रेट पाथ रहता नहीं है, तो वो जो पाथ है वो इंटीग्रेशन करके हमें ट्रेजेक्टरी मिलेगी। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि ये लेक्चर आपको एकदम से आसान लगेगा जब हमने बेसिक बेसिक चीजें कवर की है। आप उम्मीद है कि आपने वो किए हैं प्रॉब्लम्स, तो ये बिल्कुल आसान लगेगा। अचानक से आप इसको देख रहे हो तो शायद आपको टफ लग सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है म्यू कैसे मेजर करते हैं कॉन्केव मिरर से। तो आप सीधा डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे आप देखो कि पहले तो कॉन्केव मिरर ऐसा रखो। ये ऐसा रखो का मतलब है कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना वो ऐसे वर्टिकल आना चाहिए। अब सिर्फ कॉन्केव मिरर जब रखा है तब आप ना ये कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसको हम, है ना, ये ऑब्जेक्ट, अब इसको ऊपर नीचे करो ताकि ऐसे पॉइंट पे आए जब उसका इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह पे आए। और वो आपको पता है वो कब होता है, जब वो सी पे होता है। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसमें थोड़ा सा पानी भरो। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ रिफ्रैक्शन चाहिए। ओके, तो ये पानी भरने के बाद वापस वही एक्सपेरिमेंट करो और आप पाओगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आप नीचे रखोगे। थोड़ा पहले C1 पे था, अब C2 पे आएगा, तब आपको उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक जगह पे मिलेंगे। अब हम इसका थोड़ा सा स्नेल्स लॉ वगैरह नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। पहले अब देखो कि ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों, ये छोटा एक बड़ा और ये एक छोटा, तो क्या ये मेरा इंसिडेंट एंगल नहीं है और क्या ये मेरा रिफ्लेक्टिंग? क्योंकि मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया था, ये पहले भी प्रॉब्लम हमने की जिसमें मिरर ऑब्जर्वर है। इस पॉइंट बी से अगर कोई रे निकलता है तो वो तो सीधा ही जाएगा जब पानी नहीं था। क्यों सीधा जाएगा? क्योंकि ये तो सी से है, तो सी से तो ओके। अब जब पानी भरेंगे तो ये जाना चाहता था सीधा, लेकिन मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये आर है तो ये भी तो आर है। सिमिलरली ये आई है तो ये भी तो आई है, तो इसलिए ये भी तो आई है। आपको अब देखो ज्योमेट्री में ओ डी C1, ये आपका वर्टिकल लाइन पे सब है, DC और DC2, और ये आपका हाइपोटेनियस है ना, OC और OC2, ये आपका हाइपोटेनियस। इसमें ना अब आपको हम सब करेंगे, लास्ट में हम पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पैरा एक्सियल में ये दूरी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। कैन वी नॉट निगलेक्ट दिस इफ दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल? तो ये हाइपोटेनियस और ये तो एक ही हो जाएंगे। अब हम इसको स्नेल्स लॉ लगाएंगे और देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है ना, तो चलो कर लेते हैं। जैसे स्नेल्स लॉ लगाया तो साइन आई इक्वल टू OD बाय OC1, नॉट अ बिग डील। सिमिलरली साइन आर इज इक्वल टू OD बाय OC2, नॉट अ बिग डील। अब जहां पे ये रिफ्रैक्ट हुआ है वहां पे हमने स्नेल्स लॉ अगर लगा है तो एयर के लिए म्यू 1 है
तो म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आर निकल के आया, है ना। अब साइन आर और साइन आई आप ऊपर से अगर रखोगे तो ये आएगा, और जैसे मैंने कहा हाइपोटेनियस और वो वर्टिकल दोनों सेम है पैराबोला, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा ये इसमें एक ही है कि लिक्विड डेप्थ निग्लेक्टेड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला वैलिड है पैराएक्सियल रेजिम के लिए, ये चीज है हमने बेसिकली। दूसरा देखो कि हमें इसमें कोई आर को जानने की जरूरत नहीं है, सीधा स्नेल्स लॉ से हमने ये निकाला है ना। और DC1 क्या है, पिन हाइट बिफोर लिक्विड, DC2 आसान है। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मेथड कहते हैं। इसमें ना माइक्रोस्कोप ऐसे सेट करना होता है जैसे आपको इमेज क्लियर दिखे। तो देखो पहले क्या करो कि ये एक पेपर पे एक मार्क करो, जैसे एक डॉट है, ये डॉट माइक्रोस्कोप को ऐसे एडजस्ट करो ऊपर नीचे लेके, जैसे एक शार्प दिखे आपको, तो इसको हम y1 कहेंगे। किसी एक रेफरेंस से y1 मेजर किया ऐसा समझो, ठीक। अब ये स्लैब जो है सीधा इसके ऊपर रख दो, ये डॉट के ऊपर, है ना। डॉट के ऊपर मतलब ऊपर रखो, तो अब आपको माइक्रोस्कोप ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ऊपर नीचे कि आपको डॉट क्लियर दिखे, क्योंकि स्लैब की वजह से तो फेंट हो जाएगा ना डॉट। तो आप माइक्रोस्कोप जो y2 की दूरी पे एडजस्ट करोगे ना, क्योंकि स्लैब की वजह से डॉट तो ऊपर आया है, तो माइक्रोस्कोप को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे ये शार्प नजर आए। तो y2 पे आपने एडजस्ट किया है, ठीक है। अब क्या करो कि स्लैब के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, एक पाउडर छिड़क दो यहाँ पे, जैसे ये पाउडर, ये सपोज लो ये पाउडर है। अगेन आपको माइक्रोस्कोप को ऐसे ऊपर नीचे सेट करना पड़ेगा जिससे ये फोकस हो, परफेक्ट आपको दिखे पाउडर। तो जब इसको हम y3 कहेंगे, किसी एक रेफरेंस से मेजर किया, सारे एक ही रेफरेंस से मेजर किए। अब क्या आप नहीं देख पाते हो कि y3 माइनस y1 ही तो मेरा स्लैब थिकनेस है, विच इज रियल डेप्थ फॉर दिस, एंड y3 माइनस y2 इज दिस विच इज अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये रियल डेप्थ है, ये अपर। अब तो मैंने जैसे कहा पहले लेक्चरों से पता है कि आपको डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपॉन म्यू रिलेटिव, तो यहीं से आपका म्यू निकल के आएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, दोनों मेजर कर लिया हमने। रिलेटिव क्योंकि एयर है तो सीधा म्यू निकल के आया, डायरेक्ट अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अब ये मेन चीज है, जैसे ये म्यू इनसाइड अ स्लैब आपने अभी तक तो कांस्टेंट देखा था, लेकिन जैसे एक एग्जांपल ले लो, एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि डेंसर होती है नीचे, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे रेयरर होती है, तो ना म्यू नीचे ज्यादा होता है। और ये रियल केस है, जैसे रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है नीचे, ऊपर कम होता है। तो अब कोई क्योंकि म्यू ही वेरी हो रहा है, तो ट्रेजेक्टरी कोई स्ट्रेट पाथ तो होगी नहीं, ये भी वेरी होगी ऐसे, तो ये कर्व होता है। तो ये कर्व कैसे फाइंड किया जाए, तो यही है, इसको हम समझते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझ लिया, अब क्या करेंगे, क्योंकि इसको इनफाइनाइट, ये पूरा स्लैब समझ लो एक, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़ों में बांट दो, ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जैसे आप y ऊपर जाते हो वैसे आपका म्यू वेरी हो रहा है, तो वी कैन से म्यू इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू y, ओके। अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, हमें पैरेलल स्लैब की तो ट्रिक पता ही है। तो जैसे किसी भी एक पॉइंट P पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, म्यू y इंटू साइन थीटा y इज इक्वल टू जो भी रिफ्रैक्शन है वो। लेकिन हमें, जैसे मैंने कहा अगले लेक्चर से आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे म्यू इंटू साइन थीटा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पैरेलल है स्लैब। तो ये कांस्टेंट मैं एंट्री पॉइंट पे भी लगा सकता हूं, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे मुझे म्यू पता है और एंट्री एंगल पता है, तो मुझे ये मिल जाएगा। अब सपोज, अब हम इसके पॉइंट P को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों एक्सपांड बताता हूं मैं। अब ये कर्व है, तो ये ट्रेजेक्टरी है। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या कि y और x के बीच का रिलेशन,
तो वो कैसे आएगा? वो तो डीवाई बाई डी एक्स से आ जाएगा। अगर डीवाई बाई डी एक्स मुझे पता है तो रिलेशन मिल जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालूंगा। ठीक है, पहले ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को कि ये मैं ना इसको मास्टर इक्वेशन कहूंगा अपने पूरे इसमें। और ये मास्टर इक्वेशन आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट लिया है ये। अब ये टेंजेंट के साथ वर्टिकल के साथ ही तो इंसिडेंस एंगल है मेरा। यही तो इंसिडेंस एंगल है नॉर्मल के साथ। ये बोल दो या ये बोल दो, एक ही चीज है। तो ये मेरा थीटा वाई है। और हॉरिजॉन्टल के साथ मैं इसको फाई कहूंगा, है ना। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों को मिला के 90 मिलता है। तो इसलिए ये फाई को मैं 90 माइनस थीटा वाई लिखूंगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? टेन फाई। देखो इस ज्योमेट्री में यहां से ये मेरा फाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो टेन फाई होता है। लेकिन फाई मेरा 90 माइनस है, तो देयरफॉर आई कैन से दिस इज कॉट थीटा वाई। बस इतना ही है। ये इक्वेशन को आप टेन फाई नहीं लिखेंगे, हम कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा वाई, एंड यू नो वेयर थीटा वाई इज, दिस इज विद वर्टिकल। ओके, अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे हमारे पॉइंट पी पे। जनरल पॉइंट पी है तो जनरल वाई होगा उस पर कोई। तो जनरल पॉइंट पी का म्यू इंटू थीटा वाई एंट्री पॉइंट पे लगा दिया हमने। और एंट्री पॉइंट पे तो म्यू वन है, और एंट्री पॉइंट पे कोई जनरल एंगल थीटा है। तो यहां से साइन थीटा वाई निकल के आ गया ये। अब साइन थीटा वाई अगर निकल के आए तो कॉस थीटा वाई क्या नहीं निकल के आएगा? ये हमने, है ना, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर में किया हुआ है। तो कॉस थीटा भी निकल गया है। सीधा साइन स्क्वायर थीटा कर दो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उस कॉस थीटा को यहां पे रखो तो ये हमें कॉट थीटा देगा। तो यहीं से कॉट थीटा आया है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब कॉट थीटा तो डीवाई बाई डी एक्स है, इसलिए ये हमें सीधा मिल गया डीवाई बाई डी एक्स। देखो आसान है कि नहीं। अब जैसे मैंने कहा डीवाई बाई डी एक्स ही मिल गया है, तो आपको अब इसको अलग अलग करना है और इंटीग्रेट कर लेना है। तो y इक्वल टू एफ एक्स मिल जाएगा। ये कॉमन एरर है, फाई इक्वल टू थीटा नहीं है, कॉट थीटा आता है। ये जनरल इक्वेशन में कहूंगा। फिर आगे मैं इसको टेन थीटा वाई भी लिख दूंगा। तब आप मत बोलना कि तुम, है ना, कि क्यों लिया है, बताऊंगा मैं वहां भी, क्योंकि वो भी वेरिएशन है। चलो देखो, अब हमने डीवाई बाई डी एक्स को अलग अलग कर दिया और ये इंटीग्रेशन कर दिया एंट्री और एग्जिट के बीच, क्योंकि ट्रेजेक्टरी तो एंट्री और एग्जिट के बीच ही है। तो ये एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इसमें यूजुअली होता क्या है कि म्यू वाई दिया होता है एज अ फंक्शन ऑफ वाई। साइन थीटा कहां से निकालेंगे? तो हम अप्लाई करेंगे ये एंट्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा, वो ये हम यहाँ प्लग इन करेंगे। फिर ये इक्वेशन तो आपको अब ऑलरेडी सेटअप है, इसको इसका x इक्वल टू वाई में मिल जाएगा। यही तो ट्रेजेक्टरी है, या तो इसको x इक्वल टू एफ वाई कहो या y इक्वल टू जे एक्स को, दोनों ट्रेजेक्टरी है। एक गलती हो, अगर आपको लगे कि इक्वेशन ये सेटअप बहुत अगली है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझ लो कि आपने ये कंडीशन, ये जो एंट्री कंडीशन है वो गलत लगाई है। वरना ये इक्वेशन इतने डिफिकल्ट नहीं है अब तक जो पूछे गए। तो ये देखो एडवांस का पैटर्न है कि आपको म्यू आई दिया होता है, आपको इंटीग्रेशन सेटअप करके इवेल्यूट करना है। चलो देखते हैं प्रॉब्लम सब। ये प्रॉब्लम में देखो म्यू आई दे दिया है आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। क्या करोगे आप? भाई म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई दिया है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप छोटी सी ले लेंगे। जैसे एक वाई पे जाके छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे। अब इस छोटी सी स्ट्रिप की वजह से तो हमें पता ही एस क्या होता है, छोटा सा एस, टी इंटू वन माइनस ये डीवाई, तो इसका टी है, ये फॉर्मूला हमें पता था। और म्यू एज अ गिवन वाई हमें पता है, प्लग इन करेंगे तो मिल जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ऑल यू नीड टू डू इज इंटीग्रेट इट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, तो पूरा शिफ्ट मिल जाएगा हमें। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको प्लग इन करेंगे और इवेल्यूट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और एंट्री टू एग्जिट क्या है? तो पूरी थिकनेस, जीरो पे एंटर होता है थिकनेस, तो जीरो।
अब ये 1+y का इंटीग्रेशन ही है यहाँ पे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देखोगे कि log ऑफ 1+y निकल के आएगा, तो ये इंटीग्रेशन आसान है। यहाँ पे आप अगर म्यू इन्फिनिटी करोगे तो पूरा थिकनेस मिलता है, विच इज करेक्ट, हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है ये पैटर्न। तो यू कैन रिमेम्बर कि जनरलाइज पैटर्न में आप इसको जनरलाइज पैटर्न समझ सकते हो, उसमें ऊपर आता है लॉग, ये लॉग वाला पैटर्न देख लो ना, जबकि स्पेशल केस ये था, है ना, जनरल का ये स्पेशल केस है, ऐसा समझ लो आप। ओके, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देखो, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एन दे दिया है, पहली बात तो ए बी सब कुछ दे दिया है। पूछा है कि एक पर्सन एच हाइट का यहाँ पे खड़ा है, उसको कितनी दूर तक रोड दिखेगा, ये रोड है ऐसा समझ लो। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर रोड तब तक दिखेगा जब तक कि ये रे ऐसा पैरेलल ना हो जाए, 90 डिग्री ना हो जाए, क्योंकि ऊपर से अगर रे आएगा तो TIR हो जाएगा, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो रोड तब तक दिखेगा जब तक ये इसको ज्यादा से ज्यादा इसको इस पॉइंट पे ग्रेजिंग एंगल ना हो जाए, ग्रेजिंग रे ना हो जाए। ये क्लियर है। अब देखो मैं इसको सीधा टेन थीटा यूज करूंगा, फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखो मैंने ज्योमेट्री में इसी एंगल को जिसको मैं फाई कहता था उसको ही थीटा वाई कहा है, और ये मेरा इंसिडेंस एंगल है, तो इसीलिए मैं आप dy/ds को टेन थीटा लिख सकता हूं। बट मैंने कॉट थीटा वाई आपको बताया, यूजुअली कॉट थीटा वाई होता है, बट आई विल राइट दिस एज टेन थीटा बिकॉज मुझे ये h मेरा dy है और x मेरा dx है, x मैक्स है ना। तो अगर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मुझे मिल गया है तो उसमें अगर मैं h डाल दूंगा तो मुझे x मैक्स नहीं मिल जाएगा, है ना। ये हमने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y वी गेट x। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एंट्री कंडीशन पे आप लगाओगे तो n0 sin 90 ही मिलेगा, क्योंकि ग्रेजिंग एंगल है, तभी तक तो वो मैक्सिमम दिख पाएगा। अब ये साइन y है, अब अचानक से बोलोगे कि cos थीटा y कैसे लिख दिया, तो उस ट्रायंगल में देखना आप कि आई वाई जो होगा वो 90 माइनस थीटा वाई हो जाएगा, है ना, उस पॉइंट पे। अब जैसे मैंने कहा ये हमने ऑप्टिकल फाइबर में सारी जगह पे ये किया हुआ है, इसलिए आई अज्यूम कि कोई बड़ी बात है नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा वाई कॉस थीटा वाई मिला। अब अगर कॉस थीटा वाई यहां से मुझे मिल गया है तो क्या मैं टेन थीटा वाई नहीं लिख सकता, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके साइन थीटा निकाल लो, उसको डिवाइड करो, है ना, शिद्दत से, तो टेन थीटा मिल जाएगा। अब क्या करो, कई लोगों को तो प्रैक्टिस से सीधा दिख भी जाता है, बट इट डजेंट मैटर, 2 सेकंड का काम है, कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल लो और हो जाए। अब हमारा जो ट्राइंगल था एच और एक्स मैक्स का, उसको मैंने टेन थीटा वाई कहा है, तो dy/dx इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा है, तो अब तो क्या ही बात है, अब तो सीधा इंटीग्रल कर लो। अब तो 1/√y का इंटीग्रेशन है ये, है ना। तो ये हो जाएगा y 1 माइनस 1/2 अपॉन 1/2, ऐसे आसान आसान इंटीग्रेशन है ये। मजेदार बात यह है कि आप इसको अगर स्क्वायर करोगे तो आपको ये पैराबोला दिख जाएगा। मतलब देखो कि नेचर फॉर अ गिवन कंडीशन पैराबोलिक मतलब स्मूथ कर्व में बैंड करते हैं, नेचर डज नॉट लाइक एनी डिसकंटिन्यूटीज। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल आर्क विच नेचर हैज गिवन अस। अब मैंने जैसे कहा कि आपको 2 मीटर दिया है, तो इसमें अगर 2 निकाल रखोगे तो एक्स मैक्स मिल जाएगा। तो देखो ए भी दिया था, एच भी दिया था, तो 2 मीटर वाले को उसका होराइजन 2000 मीटर है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देखो कि हमने टेन थीटा कैसे डिफाइन किया है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमें एच दे दिया था, तो वी यूज्ड इट फॉर आवर बेनिफिट। साइन थीटा नहीं लेंगे हम। ग्रेजिंग एंगल का मतलब क्या है, क्योंकि उसी पर तो उसको मैक्सिमम दिखेगा, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो यही आप याद रखो कि म्यू कॉनकेव मिरर के लिए
DC1 बाई DC2। और अगर मैं हमने प्रॉब्लम भी किया है इसमें, तो ये इट इज एज गुड एज रेयरर में आप म्यू टाइम्स हो जाता है ज़्यादा। तो ये भी इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट दैट। और ये है हमारा अपरेंट डेप्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला। जब डेंसर में होता है तो ये फॉर्मूला आएगा, रियल अपॉन अपरेंट। अच्छा, अब वेरिएबल इंडेक्स के लिए हम किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट लिख सकते हैं ये, और ये कांस्टेंट आता है एंट्री कंडीशन से। और dy बाई डी इक्वल टू कॉट थीटा ये जनरल फॉर्मूला है, ये आप याद रखो, है ना। साइन थीटा एंट्री कंडीशन से मिल जाता है। बाकी ये मेन देखो यहाँ पे सब लिखा है, सेटअप ऑफ इंटीग्रल करेक्टली, मतलब एंट्री कंडीशन को समझो, स्लोप को समझो, म्यू आई को सब्स्टिट्यूट करो और इवेल्यूट करो। अब होप अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रिज्म करेंगे। थैंक यू।